हेलो। हम्म। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून, हाउ आर मैं ठीक हूँ सर। आप कैसे यू? हैं अब सर? अब तो नंबर मिल गया होगा स्कूल से कुछ कुछ। नहीं नहीं, कुछ नहीं मिला। और सवाल जो हमको भेजे थे उसमें से बहुत सारी गलतियां भी पता लग गया होगा। हाँ सर, वो सवाल थोड़े एक्सप्लेनेशंस के साथ डिस्कस कर सकते हैं? वही तो मैं इसीलिए तो पढ़ाना शुरू किया, उन्हें तो मैं मंडे को ही लेता। मैं तो इसीलिए चिंतित हूँ तो उसमें से कितना तुम कर पाए कितना नहीं कर पाए। हमारे हम्म, पास पेपर्स तो आया हुआ, एक सेकेंड रुकिएगा। मुझे क्वेश्चंस बताते जाना, जोन सा डिस्कस करो। पहले मैथ करते हैं फिर साइंस पे जाएंगे, है ना। मैथ्स ही पहले करता हूँ, ठीक है ना। ठीक है सर, आपको जो सही लगे। मुझे को तो दोनों सही लग सकता है। मैथ का शेयर करिएगा, आपके पास है क्या? हमारे पास मैथ्स का सर मैथ का डाउट्स और एक बार एक मिनट सर, मैं चेक कर लेता हूँ। मेरे पास है या नहीं है पता नहीं। पेपर नहीं आया। साइंस का तो आया हुआ। हाँ, मैं भेज रहा हूँ सर अभी। सर सिर्फ जो गोल किया है वो सभी चेक करना है। हम्म। बाकी सब श्योर है। आ गया लगता है। और एक बार डीपीएस भेजिएगा सर, और एक बार डीपीएस भेज। आया। ठीक है ठीक है। तो सर पहला डाउट है दूसरा वाला। पहले पेज पे दूसरा वाला। एक सेकंड। क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव इक्वल पेरीमीटर, यही ना। हम्म। एक मिनट, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? 4 4a। और इसका है पेरीमीटर, दिस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल? इक्विलैटरल। तो थ्राइस इनटू वन साइड इक्वल टू 4a। हम्म। ए है, हमने स्क्वायर का साइड मान लिया है ना। जी। और एक्स मान लिया साइड ऑफ ट्रायंगल। हम्म। अब मुझे पूछा जो है उस पर ध्यान दूंगा मैं, ठीक है। और जी। बोल रहा है ये, इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 12√2। यू नो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का? सर सॉरी। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर नहीं आता हो तो लिखते जाना कहीं। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? नहीं सर, नहीं पता। ये √2 इंटू वन साइड लिख दो। सर इसे अगर हम पूछें तो कैसे सुनो लिख सुनो सकते हैं? सुनो, उसे पूछे निकालते कैसे हैं। ये राइट ट्रायंगल हुआ, जी। ठीक है बच्चों। और ये डायगोनल हुआ, ये हम्म। साइड ए हुआ, ये साइड ए हुआ। पाइथागोरस लगा दो, क्या हुआ बोलो? 2a² इक्वल टू d² हुआ, देयरफॉर d इक्वल टू √2a² हुआ। ए हम्म। स्क्वायर का रूट ए निकला तो 2 इंटू 1 √2 इंटू 1 साइड हो गया कि नहीं हो गया? ये निकाल भी दिया हमने, कैसे आता है ये फॉर्मूला समझा भी दिया। श्री कृष्णा। तो जी। डायगोनल अगर 12√2 है तो वन साइड क्या होगा? 12 ही नहीं हो जाएगा? जी। 12√2 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। अब हम्म। 4 इंटू 12 इक्वल टू 3 इंटू x है। 3 यहां से हटा के इसके नीचे डाल दो, 3 4 जा। x क्या हो गया? 16 हो गया। जी। अब वन साइड ऑफ ट्रायंगल निकल गया। इसने एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बताइए। सर एरिया इज। देखो क्या सब नहीं आता, बहुत कुछ नहीं आता। तो हेरोन से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मैंने ही निकलवाया है पहला। अगर फर्स्ट क्वेश्चन किए होगे तो यही है, फर्स्ट या सेकंड में। जी। वो एस वाला पूछा था ना तुमने, एस एस माइनस बी एस माइनस सी, उसी से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाला था। वो होता है √3/4 इंटू वन साइड होल स्क्वायर। लिख दिया मैंने √3/4 इंटू, ये भी कहो तो डिराइव कर दूं,
16 का स्क्वायर हुआ बच्चे, जी सर। √3/4 इंटू 16 हुआ। जी 4 से 16, 4 16 चौका 64 √3 आ गया। जी 64 √3 स्क्वायर सीएम में मार दो ट्रिक। बहुत लाजिम सवाल है, सब कुछ एकदम क्लियर है, कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिए। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर लेकिन ये सारा फॉर्मूले का इस्तेमाल है कि नहीं डायगोनल सर, से वन मुझे साइड, समझ नहीं आया सर ये कैसे किया। और कहो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल के दे दूं, ये जो ड्राइव किया हूं, हेरोन से आता है। हाँ ठीक है, समझ आ गया, लेकिन सर आपने 16 कहाँ से लाए वो आप? ये देखो ना, 4 4 जा 16, इसमें x तो निकालना है मुझको, a की जगह 12 डाल दिए, और सर ये एक्स 3 का वैल्यू तो 16 है ना? हाँ तो लिख दिया ना। ठीक है अब सर। यही तो वन साइड ऑफ ट्रायंगल है। यहाँ पर फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू वन साइड का होल स्क्वायर। जी 16 का स्क्वायर 256 डिवाइड बाय 4 आ जाता है 64, 64 √3 आ गया आंसर। जी। कोई डाउट हो डेरिवेशन में, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल में, ये भी हेरोन से ही डिराइव किया जाता है, कहें तो अभी कर दें। नहीं, अभी समझ आया सर, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है, समझ आना चाहिए, नहीं आया तो फिर पूछिएगा। अगले सवाल और एक कह रहे थे कहीं, जिसमें गोली लगाए हैं उसी की बात कर रहे हैं ना। जी सर। लेट m be the midpoint of the L be the upper class limit of class। आपको स्टैटिस्टिक्स आता है? जी m है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को क्लास मार्क भी बोलते हैं, समझे। जी सर। हम ये हिस्सा टच नहीं किए थे, दिस इज ऑल तुम पर रख दिए थे। एंड L be the lower class limit of a class, L लोअर क्लास लिमिट है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है, डिस्ट्रीब्यूशन द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्लासेस, लोअर को यही रखा है। अपर है L, लोअर क्या होगा, है ना। हम्म, इसको ऐसे कर देता हूं, अपर L है, लोअर को कैपिटल L मान लेता हूं। देखिए फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू अपर प्लस लोअर बाय 2, सीखा था आपने क्लास मार्क का फॉर्मूला, हाँ। क्रॉस करिए। 2m इक्वल टू L प्लस L, हम्म, 2m माइनस L, हम्म, निकल गया कैपिटल L, जी और यही आपने लोअर लिमिट माना है। जी, सो इतने यही होगा आंसर। 2m माइनस L को टिक मार दीजिए और घर चले आइए, बी आंसर होगा। ये तो पूरा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसमें क्या दिक्कत है। सही। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। यहाँ आपने सब में टिक टुक मारा हुआ है, चलते हैं आगे। यहाँ दो क्वेश्चन 17 नंबर और 18 नंबर पे गोली मारा हुआ है। 17 पढ़ा रहा हूँ, पढ़िए क्वेश्चन। Triangular colorful scenery is made by a wall with sides 50, 50 and 80. A golden thread is to hang from the vertex so as to just reach the side 80 cm. What is the length of the golden thread required? देखिए जैसा तैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, जी आइसोसेलेस आइसोसेलेस है, 50 50 80 का खेल है, ठीक है। जी। ये 80, ये 50, ये 50, कहता है गोल्डन थ्रेड यहां से यहां तक जस्ट इस पे पहुंच जाए, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो निकालना, ये ऑल्टीट्यूड होगा, है ना। हम्म, अब आप देखिए मेरे कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान आप नहीं देते थे, ये हमें ऑल्टीट्यूड ही पूछ रहा है ना। जी
ये ऑल्टीट्यूड आपको h पूछ रहा है, और मैंने बार बार कहा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किससे निकालो, हेरोन से निकालो, अराउंड से। और उसको इक्वेट कर दो हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड के, अपने आप h निकल जाएगा। हेरोन क्या कहता है, सेमी पेरीमीटर लेने के लिए 180/2 हो गया, हम्म। एरिया आया रूट 90, 10, 40, 40, करेक्ट है। जी। ये 900 का 30 स्क्वायर रूट होता है, और इसका एक 40 आ गया, 1200 cm स्क्वायर एरिया आ गया ट्रायंगल का। हम्म। 240 के लिए एक 40 और 900 का 30, 1200। अब एरिया इक्वल टू ये लिखना, 1200 ऑल्सो 1200 इक्वल टू हाफ बेस हमारा 80 लेंगे, क्योंकि वर्टेक्स से सीधा इस पर पहुंच रहा है और ऑल्टीट्यूड नहीं मालूम है। 4 से इसको डिवाइड कर दो और 40 से 1200 को कर दो, गेम आ गया ओवर। 30 सेंटीमीटर की गोल्डन थ्रेड की हाइट होनी चाहिए। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर एक मिनट, सो आपने एरिया किया उसका बस जो मैं कहता था, शॉर्टेस्ट पे ऑल्टीट्यूड निकालो, लॉन्गेस्ट पे ऑल्टीट्यूड निकालो, यही तो एप्लीकेशन है उसका। फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑन द लॉन्गेस्ट साइड, फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑन द शॉर्टेस्ट साइड, आपके पास लेक्चरों में डिस्कस किया हुआ है। जी सर, समझ आ आप गया। कहेंगे आप कहेंगे वो मीडियन क्यों नहीं होगा, सो एज टू रीच, उसकी वर्डिंग को पढ़िए। कह रहा है मिनिमम डिस्टेंस है, thread is to hang from the vertex so as to just reach the side, it just reach करेगा, मीडियन कभी नहीं होगा, वो होगा ऑल्टीट्यूड, ठीक। क्योंकि दिस वुड बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जस्ट रीचिंग वर्ड ये बताता। कोई डाउट हो तो बताइए। क्वेश्चन 18, the base of an isosceles triangle is 16, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बेस 16 है, दोनों साइड इक्वल कर देता हूं, और पेरीमीटर में क्या क्या आएगा, x+x+16 इक्वल टू 56, करेक्ट। x आ गया 20, तो ये भी 20 और ये भी 20, ठीक है। कितना सस्ता सवाल है, अब तो कोई भी कर ले। सर नहीं, मुझे समझ नहीं आया ये कौन सा क्वेश्चन है। उसी के ठीक बाद वाला जिसमें गोली लगा के भेजे हो, 18 नंबर। सर उसमें ये ऑप्शन नहीं है 20। हम कर रहे हैं ना, करने तो दो हमको। हाँ। 56/2 28 आया। जी। एरिया क्या आ रहा है, 28, 12, 8, 8, करेक्ट है। हम्म। 7, 4, 4, 3, 8, 8, 2 4 का 1 4, 2 8 का 1 8, और रूट में 21 आ गया। स्क्वायर रूट दबाइए तो 21 का क्या आता है, 21 का प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं आएगा, लेकिन उसका आएगा 4 पॉइंट कितना आएगा सर। नहीं नहीं, 21 का स्क्वायर रूट क्या, मैं कैलकुलेटर निकाल के देख लूं। जी सर। 4 चौका 16, मेरे पास तो स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं, मुझको टिल्ट करना पड़ेगा, एक सेकंड। नहीं सर, एक्चुअली आप जैसे फोन पकड़े हैं वैसे में नहीं आता, आप दूसरे तरफ दूसरे मैं भी समझ रहा हूँ, उसके लिए मुझे लॉक तो खोलना पड़ेगा ना, लॉक खोले बिना नहीं होता। अभी हो जाएगा, नहीं नहीं अरे जिस हाँ। हाँ, अब देखो कितना फंक्शन आया। मुझे चाहिए 21 का स्क्वायर रूट, कहाँ गया भैया जी। 4.582 आया, 4.58 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको 32 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 146 नहीं है ऑप्शन इसमें, 146.64 cm स्क्वायर है ना, तो ये लो, तो आ तो गया। ये लो कैलकुलेटर, तुम्हारा क्या था।
जी। तो तुम कह रहे थे नहीं है ऑप्शन, हम तो ऑप्शन भी दिखा के कैलकुलेट भी करते, क्या बात करते नहीं सर, मुझे भाई। लगा 20 अच्छा, है। इस सवाल को काटना नहीं होता भी, मैं आपको हिंट दे देता हूं कि आप ये सब करेंगे, ये सब करेंगे और ये सब कुछ करेंगे, ये भी करेंगे, जहां जाके अटक जाएंगे वहां सम को, ऐसे कई बच्चे क्या करते हैं, अरे नहीं आया काट देते हैं, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है ऐसा, कभी नहीं करना है। नहीं जितना कर। काम किया एक्स तक ही निकाला तो निकालने रहने दीजिए, सेमी परिटर्न निकाला तो निकाले रहने दीजिए, मे भी यहाँ आके कुछ गलत किए होंगे आप, तो वहां पे रुक जाइए, लेकिन क्वेश्चन पूरा करके दीजिए, उसको समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने अटेम्प्ट किया है, कहीं जाके उसे रूट 21 निकालने नहीं आया। 18 नंबर ये आपने देख लिया, आप कह रहे थे नहीं सर है, देख मैंने थोड़ा मतलब तुक्का मारा था, ये सही हो गया। कौन सा ये 46 वाला। हाँ, 146 वाला सही हो गया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, तुक्का भी सही हो जाता है कई बार। हमारे पास क्वेश्चन 22 आ रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जी। ये क्वेश्चन कहता है कोऑर्डिनेट का कि अ पॉइंट पी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, बनाते हैं एक्सिस पहले, तो ये सब बना लें खुल के। जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। वो एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, इसका मतलब 7 0 हो गया। जी। What will be the coordinates of point Q if it lies on y-axis at a distance of -7? ये होगा 0, -7। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े थे कभी, जी। क्या फॉर्मूला है? स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5। ये डिस्टेंस निकला 7 + 7 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, 7 - 0, है ना, और 0 + 7 तो 49 + 49 आया, मतलब कि ट्वाइस ऑफ √49 आया। 7√2 इसका डिस्टेंस, तो एक तो आंसर आ गया, y एक्सिस डिस्टेंस निकल गया ना। जी। और फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स एब्सिसा ऑफ p -3 टाइम्स ऑर्डिनेट ऑफ, क्या कह रहा है, 2 टाइम्स x -3 टाइम्स y। ये समझते हैं एब्सिसा एक्स एक्सिस को बोलते हैं, जी। तो एप्सिलॉन। 2 टाइम्स x -3 टाइम्स y। अब x क्या है हमारा, इसमें 7 है और y -7 है। 2 टाइम्स 7 -3 टाइम्स -7, 14 और प्लस 21 कितना आया, 35 आ गया। बताइए ठीक किया हूं? आंसर क्या है सर? वो लिख के दिया 2x -3y, x कितना है हमारा 7 आया, और y कितना आया -7, तो 2 टाइम्स एब्सिसा मतलब 2x -3 टाइम्स ऑर्डिनेट 3y की वैल्यू पूछ रहा है। तो 2 जी। टाइम्स एब्सिसा 7 दूनी 14 हुआ, -3 टाइम्स -7 आया, वो 21 हुआ, 21 में 14 जोड़ के 35 आ गया। इसके बाद आपने सब में टिक टुक लगा दिया, 31 पे गड़बड़ की, 31 पे पहुंचता हूं। 31 क्वेश्चन, ये देखिए हमारा 27 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। राइट द, फिर से कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ ब्रेड्थ 5 है।
ये 5 यूनिट, ये 3 यूनिट, एक्सिस पर ही बना लिया। ये हो गया 0 0, ये हो गया 0,3, ये हो गया 5,0 और ये हो गया 5, करेक्ट है। अब ऐसा कुछ बनाने के बाद मुझसे पूछता है rectangle whose length this and this, one vertex हमने origin पे डाल ही दिया बिना पढ़े लिखे, the longer side on x axis डाल ही दिया हूं बिना पढ़े लिखे, one of the vertices lie third quadrant, third quadrant में नहीं डाला हमने, तो इसका मतलब हमें इसको उलट देना चाहिए, नहीं? जी। क्या करूं, ऐसे उलट देता हूं। ये सब मिटा के ऐसे उलट, एक बार ठीक से पढ़िएगा इसको, ये 0 0 आ जाएगा और ये 5 बोला था, ये यहाँ नहीं आएगा, ये क्या आएगा बताएंगे? सबको डिलीट मार दीजिए, फिर से बनाइए। जी। थर्ड क्वाड्रेंट में आना है ना, 5, एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, ये 0 0 पे, थर्ड क्वाड्रेंट में ये अगर -5 होना चाहिए, इसको करेक्ट है, जी। तो 0,3 होना चाहिए, तो ये वाला होगा -5,3। अरे क्या कर रहा हूँ, तुम जी जी करे जा रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में लिखवाओ ना रे तुम, हाँ हाँ करे जा रहे हो। फिर आपने कौन से क्वाड्रेंट में जब लिखा मैं है? सेकंड में लिखे जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ भटका रहा है मुझको। बोलो तो कि इसमें करो सर, थर्ड ये है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस वुड बी थर्ड। तब से मैं गलत करे जा रहा हूँ, बच्चा अभी तक मुझको रोकता ही नहीं, है ना? जी। अब ये अगर 5 है तो ये -5,0 लिखिएगा, हम्म। और ये अगर 3 है तो इसे 0,-3 लिखिएगा, जी। इसको -5, -3 लिखिएगा। ये बना खेल। अब इसको OABC मार्क कर दीजिए। ये रेक्टेंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक वर्टेक्स है, बाकी लॉन्गर एक्सिस पे 5 है, शॉर्टर एक्सिस पे 3 है, एक वर्टेक्स ओरिजिन पर है। जो ये बोलता था, अब ये पिक्चर सामने आया। कहता है फाइंड फोर्थ सॉल्यूशन, फोर्थ सॉल्यूशन। अरे हम्म। फाइंड फोर्थ सॉल्यूशन ऑफ, ये दूसरा सवाल कैसे इसमें मिक्स हो रहा है? ये वर्टिसेस खाली पूछ रहा था, यहीं तक खत्म हो गया बच्चे। तो सर देखो, ए वाले का आंसर फर्स्ट वाले का क्या है? एक 31। मिनट रुक जा, उसी में मिक्स किया हुआ है। ए का आया -5,0, बी का आया -5, -3 और सी का आया 0,-3। यह है वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट, है ना? हम्म। बस ये तो यहीं तक रुक गया सवाल। फाइंड द हुज लेंथ दिस है, बस यहीं तक रुक गया। अब इसने सेकंड सम इसमें लीनियर इक्वेशन का जोड़ा, एक कोऑर्डिनेट का जोड़ा और इसका एक इनफिनिट सॉल्यूशन बोला, 2x-3, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम्म। इसके बोला कई सारे सॉल्यूशन लिखो, पहले थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसको। 3y और -5, ये बन गया। अब इसके बाद एक टेबल बना लीजिए और सॉल्यूशन लिख दीजिए। कितने सॉल्यूशन पूछा है? कितना पूछा है बच्चों? 4। उतना ही, हाँ, एक्स वाई का। अब पहले y के लिए 0 ले लो,
तो x आ गया -5/2, करेक्ट है। हम्म y के लिए 1 ले लो तो -1 आएगा। 3 जी में से 5 गया -2, -2/2। y के लिए 2 ले लो, 1/2 आएगा। y के लिए 3 ले लो, 2 आएगा। ये हम्म 4 सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखना, ऐसे टेबल में मत लिखना। हैंस हम्म 4 सॉल्यूशंस आर, पहला लिखिएगा -5/2, 0, -1, 1, ½ 2 एंड 2, 3। ये लीनियर इक्वेशन का सवाल है। कुछ समझ आया आपको? हम्म तो ये सब तो हो गया। इसके बाद हम एक पेज और देख पा रहे हैं, इसमें 32 आसान सवाल, 33, 34, 35, 36। इस सब में तो आपने कोई प्रॉब्लम लगाया ही नहीं। नहीं सर। और कहीं कुछ नहीं लगाया? नहीं, बट इसमें ही मार्क बहुत कट गया सर। तो तुमको काफी नंबर कट जाएगा। हालांकि ये मैक्सिमम, ये आपने सेक्शन ई तो करेक्ट कर ही दिया है। हम्म सेक्शन डी में ठीक है सब। जी और सेक्शन सी में एक ये छोटा वाला कटा था और एक ऊपर कटा था। पर वही कह रहा हूँ, काटना नहीं होता सवाल को। और ये ऊपर वाले में 17, 18 कटे थे, उसमें तुमने कहा तुक्का मार के लिख दिया, तो एक तो ठीक ही हो गया। और यहाँ एक नंबर वाले में कितने कटे थे, एक ही या दो? दो कटे थे। ठीक है, कोई नहीं। 20 नंबर के सवाल थे ना। अब जी 20 सम होता है ना एमसीक्यू में, एक एक नंबर के होते हैं। देखो 20 नंबर क्वेश्चन जो मैं कह रहा था वो आया कि नहीं आया। Anyway, अब ये तो हो गया आपका मैथमेटिक्स का खेल। अब चलते हैं उधर हम्म डिस्कस करने के लिए। ये पेपर आया साइंस का मेरे पास। आपने वो मोल कॉन्सेप्ट वाला पूछा था, वो समझ में आ गया ना? जी साइंस का पेपर एक बार भेज देना। फिर सर। साइंस का भेजना। जी सर। साइंस का मेरे पास नहीं है। वो सबसे लास्ट में हुआ था ना। सर साइंस के पेपर में सिर्फ एक ही डाउट है। सारा हो गया था। और ये वाला भी सही है अभी, ये डाउट। अभी करते हैं। ये मैथ का आया हुआ कुछ कुछ क्वेश्चन। सर भेज दी। नो नो, गलत आ गया, कुछ और भेजो। एक सेकंड रुकना, शायद आया। हाँ सर, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यही ना? हाँ हाँ। नो 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 नो, तुमने मैथ ही भेज दिया लगता है। नहीं, अभी लास्ट में अभी जस्ट भेजा सर। वो तो मिक्सिंग वाला है सर। 50 ml ऑफ इथेनॉल, ये तो करके हाँ, उसी दिन इसका दे थोड़ा दिया आप था। दिखा सकते हैं सर कैसे करना है? देखिए उसका फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। नहीं, सॉल्यूट अपन सॉल्यूशन इनटू 100 ना, कंसंट्रेशन। मैं समझ गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूट कितना डाल रहे हैं, अलग अलग निकालना है दोनों का। सर 50 वही ml। तो कंफ्यूजन है, मैंने अलग अलग निकाला है, कुछ लोगों ने एक साथ निकाला है। नहीं, एक साथ नहीं, दोनों का अलग अलग। इथेनॉल एंड एसीटोन क्लियर पूछ रहा जी सर, अलग अलग ही निकाला है सर। मेरा एक का आया 16.6 बार और एक आया 28.5 बार। 50 ml मिला दिया और 300 ml है, तो 1/6 आएगा इसका कंसंट्रेशन। सर इंटू 100 करना पड़ेगा ना, परसेंटेज। परसेंटेज में करोगे तो 33% आएगा।
ना 16.66%। हाँ सर, वही 16.6 बार ही आया है। और इथेनॉल का करोगे तो 100/250 आएगा। मेरा 28.5 बार आया है, 28.56 है। ये 40% आ जाएगा। हाँ नहीं, इसमें 3.5 तीन कितना हो रहा है, 300 ना। हाँ हाँ सर सर सर। इससे बताना क्या सब है इसमें। सॉल्वेंट कितना डाला है, 100 ml। हाँ, 100 ml एसीटोन, 250 100 ml पानी। ऊपर रखूंगा और 350 नीचे। 200/7, 7 दूनी 14, 6 7 8 56। 0.5 आएगा। ये लिख के दे सकते हैं। सर मैंने भी यही किया है, बट बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये गलत है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन इन द सॉल्यूशन। हो सकता है लोगों ने 150 के बदले 50 और 100, 150 ऊपर लिखा हो, और इधर हमने 250, 350, 400 नीचे लिख दिया। तो लेकिन कोई ऐसे भी तो कर ही सकते हैं ना गलती से, मतलब ये क्लियर आंसर नहीं है उनका। 37.5% वाला अगर एक साथ करेंगे तो। पर इसने कुछ क्लियर करना चाहिए ना कि अलग अलग चाहते हैं या सर किस तरह। मैंने तो अलग अलग किया है, ये वाला मैंने किया है। कोई बात नहीं, देख लेना उसमें क्या होगा, टीचर सिखा देगी अगर करना होगा। हम वैसे सोल्यूशन में दो सॉल्वेंट है, इसलिए दोनों का कंसंट्रेशन इन्होंने एंड किया हुआ है। तो इथेनॉल का अलग से निकलेगा, एसीटोन का अलग से निकलेगा, लेकिन वो एक साथ ही मिक्स कर दिया है। इसीलिए हो सकता है वो 37.5 वाली बात न करे। ये है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ दो सॉल्वेंट जब मिलाते हैं तब, ठीक है। जी। एक सेकंड रुकिएगा, मैं देखता हूँ कि अगर दो सॉल्वेंट मिलाते हैं, टू सॉल्वेंट्स मिक्स्ड इन सॉल्यूशन। ऐसा सवाल कराया था क्या। हाँ किए तो थे। What consumption of two consumption of mixed solution। दो सॉल्वेंट, कहीं ऐसा तो दे नहीं रखा। चलिए दूसरा दीजिए कुछ और, अभी तो चेक कर लूंगा इसको मैं। सर हो गया, इतने ही थे। अब कोई सिलेबस सिलेबस पता है आपको, क्या क्या पढ़ाएगा। जी सर, मंडे से वो स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सी चीज। हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम, मैथ में, सरफेस एरिया के वॉल्यूम ऊपर। वॉल्यूम सरफेस एरिया स्टार्ट करेंगे, बहुत बढ़िया। वॉल्यूम सरफेस एरिया का फॉर्मूला पहले बता देता हूँ, ठीक है। सर आज स्टार्ट कर लें। 4 बजा है तो शुरू करना चाहिए ना क्लास। तो मैंने कुछ रेडी नहीं किया था, ठीक है। कोई नहीं, तुमको मैं बता रहा हूँ, सोच लेना। कृष्णा। इसको बोलते हैं 3 डायमेंशन फिगर, है ना। हम्म। और हमारे पास जो चीजें कैलकुलेट करना है वो 9th क्लास में डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, लेकिन 10th में उसका एप्लीकेशन है। और ये 9th 10th दोनों क्लास में। 3 डायमेंशन में आप क्या क्या पढ़ेंगे।
एक तो पढ़ेंगे क्यूबॉइड, ठीक है। हम्म। दूसरा पढ़ेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये 3D फिगर है। तीसरा पढ़ेंगे राइट सर्कुलर कोन, सबका बेस सर्कुलर है ना। हम्म। और चौथा पढ़ेंगे स्फेयर, और उसके साथ ही हेमिस्फेयर भी पढ़ लें। दीज ऑल आर 3 डायमेंशनल, है ना। और इनका जब सरफेस एरिया वॉल्यूम वगैरह निकालना होता है तो थोड़ा सा मैं कट कट करके समझाता हूं आपको। क्यूब कैसे बनेगा, क्यूबॉइड कैसे बनेगा, कितने सरफेसेज लगेंगे, ये दोनों एक ही जैसा फिगर है, बस जस्ट फर्क क्या है कि यहाँ डायमेंशन अलग अलग होता है, यहाँ तीनों डायमेंशन सेम होता है। सबसे पहले क्यूब की ही बात करता हूँ, है ना। देखिए मैं बना रहा हूँ। ऐसा एक तस्वीर बनाया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, और इसको इससे join। एक 3D फिगर सामने बन गया, एक बक्से जैसा बन गया। जनरल लाइफ में जो आइस क्यूब है, फ्रिज में लोग जमाते हैं, वो है लूडो खेलने वाला जो डाई है, जिसको डाइस बोलते हैं, वो हो सकता है। ये सब के सब एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। हम्म। अगर आप इसको बारीकी से देखें तो इसमें कितने वर्टेक्स हैं, 8 वर्टिसेज है। जी। कितने एजेज हैं, 1 2 3 4 5 6 12 एजेस। और 6 सरफेसेज होते हैं। लेकिन ये सरफेस सारे स्क्वायर जैसे होते हैं, ऑल आर स्क्वायर, क्योंकि सारे साइड एल, बी और एच जो है इसका सब एक यूनिफॉर्म है, ए के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। जी। तो एक ऐसा तस्वीर जिसका एल, बी, एच तीनों एक स्मॉल ए से स्क्वायर के साइड से, तो हमने कितने इसमें वो बनाई है सरफेसेस। टॉप सरफेस है, इस पर मार्किंग कर देता हूं, ए, बी, सी, डी, ये ढक्कन है, करेक्ट। हम्म। ई, एफ, जी, एच, ये बेस है। एक दीवार इधर लगी हुई है, एक दीवार इधर लगी हुई है, एक दीवार बैक साइड में है, एक दीवार फ्रंट साइड में है। कुल मिलाकर के 6 सरफेस हो रहे हैं, हम्म। और ऑल 6 सरफेसेज आर आइडेंटिकल। कौन सा सरफेस किसके इक्वल है, जो टॉप सरफेस है वो किसके इक्वल है, ऑल सरफेसेज इक्वल कह रहा हूं। ए जी। बी सी डी ई एफ जी एच सब के सब क्या हो रहे हैं, आप इसको कहेंगे ए बी ई एफ, डी सी जी एच, करेक्ट चल रहा हूं। जी। बी सी एफ जी और ए ई एच डी, 6 सरफेसेज आ गए, हम्म। और सारे आपको स्क्वायर जैसे।
तो अगर आप इसको बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, कोई भी पार्ट खाली नहीं छोड़ते, तो उस केस में इस सरफेस का एरिया कितना होगा? ए इंटू ए स्क्वायर, स्क्वायर है, हम्म। ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, मतलब 6 इंटू वन साइड का होल स्क्वायर कर देने से, या इसको 6a स्क्वायर कर देने से क्या निकल आता है? टोटल सरफेस एरिया। इसको क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। स्ट्रक्चर के हिसाब से समझिएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, ऑफ ए क्यूब, है ना, हम्म। इज इक्वल टू 6a स्क्वायर आ गया। इसमें कोई भी हिस्सा हमने खाली नहीं छोड़ा है, सारा बंद है पूरी तरह से, कुछ भी इसके अंदर रखा नहीं जा सकता। इसका वॉल्यूम पूछे तो क्या करिएगा? वॉल्यूम और कैपेसिटी एक ही चीज है, हालांकि आपके किताब में खाली सरफेस एरिया पहले पढ़ा दिया, उसके बाद वॉल्यूम अलग से पढ़ा। वॉल्यूम हमेशा किसी चीज का क्या होता है कि बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, एक जनरल फॉर्मूला है। हम्म। तो इसका बेस का एरिया मैं क्या लिख रहा हूँ? ए स्क्वायर। जी। और यह हाइट क्या लिख रहा हूँ? ए। हम्म। तो ए स्क्वायर इंटू ए क्या बन जाएगा? ए का क्यूब। हम्म। सो कैपेसिटी या वॉल्यूम जो किसी भी कंटेनर का निकाला जाएगा, कैपेसिटी को ही वॉल्यूम बोलते हैं, वो वन साइड पहले पता लग जाएगा और उसका होल क्यूब कर दीजिए, फॉर्मूला बन गया ए का। क्लियर है? हम्म। तो इस तरह से सरफेस एरिया भी निकल गया टोटल, और वॉल्यूम भी निकल गया। वॉल्यूम मतलब कितना लिक्विड या कितना एयर इस रूम में एकोमोडेट हो रहा है। दो तो फॉर्मूले आ गए। अब एक होता है एफ से लेके डी तक का डिस्टेंस, जिसको डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल। किसका डायगोनल? क्यूबॉइड का। कुछ हम्म। बात समझ रहे हैं? जी। सॉरी, आई एम राइटिंग क्यूबॉइड एवरी टाइम, दिस इज क्यूब। व्हाई दिस इज ए क्यूब? बिकॉज इसके सारे साइड इक्वल। ये जो डायगोनल है इसका, ये एक कोने से दूसरे कोने तक का डिस्टेंस होता है, यहां से शुरू करिए और यहां तक पहुंचे, ये लॉन्गेस्ट होता है। और उसका फॉर्मूला निकलेगा √3 इंटू वन साइड। जैसे स्क्वायर में पढ़ाया था √2 इंटू वन साइड, अभी अभी पढ़ाया हूँ। हम्म। इसमें क्या हो जाता है? √3 टाइम्स से। तो कितने फॉर्मूले आपके हाथ आए अभी? बहुत। 3 आए। ये ना। आपके पास 3 आए। सबसे पहले वॉल्यूम का आया, जी। फिर टोटल सरफेस का आया, और यहाँ डायगोनल का आया। तीनों फॉर्मूले लिख लिया होगा आपने। हम्म। ये तो मैंने तब कहा जब ये पूरा बंद है, लेकिन कई बार हम ओपन एट द टॉप बॉक्स बनाते हैं। इसी बॉक्स में, इफ द क्यूबॉइडल बॉक्स इज ओपन एट द टॉप, ठीक, हम्म। ऊपर से खुला हो, टॉप से खुला हो और बॉटम से खुला हो, कहीं से एक जगह खुला हो या दोनों तरफ खुला हो, उस केस में क्या निकलेगा? वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ेगा? सर पढ़ना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि बक्सा तो बक्सा है, हवा तो उतनी उसमें भरी ही जा सकती। आपने ऐसे बनाया बक्सा, अगर ये ऊपर से खुला ही हुआ है, नीचे से बंद है पूरा, तो ये कहाँ से फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं, इसमें तो उतना ही सामान आ सकता है। इसमें जितना लिक्विड पहले रखते थे, अभी भी उतना लिक्विड रख सकते हैं।
इट डज नॉट गेट एनी डिफरेंस। हाँ, यह है कि नीचे से ओपन होगा तो सब कुछ निकल ही जाएगा। तो उस केस में हम लोग लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, या इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ ओनली 4 वॉल्स। केवल 4 वॉल का निकालिए। कब जरूरत पड़ती है बच्चे? जब हम व्हाइट वॉशिंग या पेंटिंग कर रहे होते हैं। रूम का व्हाइट वॉशिंग या पेंटिंग लोग दीवारों पर करते हैं, छत पर कभी अलग कलर मार देते हैं, और नीचे बेस में तो टाइल साइल लगा होता है, तो उसमें तो पेंटिंग करनी नहीं पड़ती। तो नीचे भी खाली है, ये भी खाली है, और टॉप भी खाली। उस केस में हमें खाली चारों दीवारों पर काम करना होता है, ऑल द 4 वॉल्स। उसी को लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। वो होता है, कौन कौन सा रह गया बेटे इसमें? टॉप बॉटम गायब है, मतलब एलबी एलबी गायब है 2 बार। तो क्या है इसमें? 4a² नहीं है, है। क्योंकि 6 में से 2 सरफेस तो हमने हटा ही दिया। कुछ समझ भी नहीं आया, ऐसे ही बोले जा रहा हूँ। जी सर। जी मतलब नहीं समझ रहे हैं। समझ रहे हैं। ये चौथा खेल आया। ये तब जरूरत पड़ती है जब लोग व्हाइट वॉश कराते हैं रूम में, या पेंटिंग कराते हैं। अब इससे रिलेटेड एक सवाल देता हूं। एक हमारा घर है जिसमें 4 वॉल्स पे हमें व्हाइट वॉश कराना है, ठीक है? इज टू बी व्हाइट वॉश्ड ऑन 4 वॉल्स, ठीक। जी। इसमें 2 विंडो लगा हुआ है एक वॉल में। हम्म। उसका डायमेंशन 2 बाई 1.5 मीटर का है, और एक दरवाजा लगा है, उसका डायमेंशन 3 बाई 4 बाई 3 का है। तो रूम को व्हाइट वॉश करना है, चारों वॉल को, एट द रेट ऑफ 4 पर मीटर स्क्वायर। और हमारा रूम का जो है वन साइड या स्क्वायर है, एज बोलते हैं इसको, हम्म। स्क्वायर बेस में है, क्यूब क्यूब शेप में है। रूम का जो किनारा है वो 12 मीटर है। अब वो एरिया बताइए जिस पे आपको पेंट करना है या व्हाइट वॉश करना है, और उसका खर्चा कितना है? हाउ विल यू स्टार्ट द प्रोसेस? पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम से तो व्हाइट वॉश और पेंटिंग का कोई मतलब नहीं। असली कमी यही है, बच्चे को ये पता नहीं कि हम एरिया कब लेंगे और वॉल्यूम कब लेंगे। हम जो कि काम सरफेस पे करते हैं उसमें एरिया लिया जाता है, वॉल्यूम से उसका कोई मतलब नहीं है। जी। और जो भी काम आप उसमें रखने की करते हैं, जैसे कितना कपड़ा रखूंगा, कितना पानी रखूंगा, कितना दूध रखा जा सकता है, कितना हवा ले सकता है, कितनी कैपेसिटी है, कितने लोग इसमें खड़े हो सकते हैं, वहां आप वॉल्यूम की या कैपेसिटी की बात करेंगे। हम्म। तो अभी तो आप सरफेस पे पेंटिंग करा रहे हैं ना, जी। व्हाइट वॉशिंग किस पे होता है? सरफेस पे। इसीलिए सरफेस एरिया निकाला जाएगा। हवा में थोड़ी कोई व्हाइट वॉश करता है। जी। तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे? देखिए, विंडो विंडो तो बाद में आएगा ना। हम्म। पहले तो हम देखें कि हमारा रूम का चारों दीवार का एरिया क्या जी। है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या बताया अभी अभी? 4a²। हम्म। इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। फॉर्मूला है 4a²।
ये हमने एच दिया है कितना, 12 मीटर, 4 × 12 का स्क्वायर, इतना हमारा टोटल एरिया है। अगर खिड़की विड़की ना होता तो हम इतना को पेंट करते। 576 मीटर स्क्वायर है। हम्म। इन पूरे पर में हम नहीं कर रहे हैं पेंट व्हाइट वॉश, क्योंकि इसमें 2 खिड़की भी तो लगा हुआ है जिस पर मुझे नहीं करना है, एक दरवाजा भी तो लगा है उस पर नहीं करना है। अब खिड़की किस शेप में दे रहा है, रेक्टेंगल के शेप में। कितनी खिड़कियां हैं, 2। एक सर दो खिड़की का, खिड़कियां लिखा गया है? हाँ ये ठीक है। लिखा है ना 2 विंडोज, और 2 बाई 1.5 लंबा चौड़ा है, तो इसका एरिया क्या होगा, 2 × 1.5। ये तो रेक्टेंगल जैसे निकल जाएगा। ये 2 खिड़कियों का एरिया 6 मीटर स्क्वायर आ गया, वो मुझे इसमें से निकालना पड़ेगा। और दरवाजे पर फिर से व्हाइट वॉश नहीं होता, और एक ही दरवाजा है, इसका एरिया क्या निकलेगा, 12 मीटर स्क्वायर। समझ भी रहे हो कुछ। जी। देयरफॉर एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड, कितना बच गया, जो व्हाइट वॉश कराना है, जो टोटल एरिया है चारों दीवार का, उसी में खिड़की की बार लगा हुआ है। तो 576 में से क्या क्या माइनस कर देंगे, ये 6 वाला भी 2 विंडो का, और ये 12 वाला भी, 12 और 6 18 माइनस कर दिए। क्यों किया 18 माइनस, कुछ बोलता नहीं। अच्छा, नहीं, सोच ही रहा हूँ सर। सोचना क्या, आपके घर में अगर व्हाइट वॉश कराना होता है तो आप खिड़की तो की बार खिड़की पर, खिड़की का। खिड़की की बार पर थोड़े करते हैं व्हाइट वॉश। नहीं, खिड़की को नहीं करते ना, इसलिए तो निकालेंगे। इसीलिए खिड़की भी निकाल दिया और दीवार भी निकाल दिया उसमें से। हम्म। तो आंसर कितना बचा एरिया, 558। और इसको किस रेट से पेंट मारेगा वो, वो तो दिया गया है ना। ये दिया है 4 पर मीटर स्क्वायर, सो 4 मीटर पर। टोटल कॉस्ट इक्वल टू 558 इंटू ₹4। हम उसको 2222 रुपये में सेटल करेंगे। 222 ही है ना, हम्म। ना 32 है, 2 3 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 5 जा 23, 2 4 5 जा 28, 2232 रुपीज। ये समझ में आया आपको खेल। जी सर। क्वेश्चन नंबर 2। अभी वो क्यूबाइट की सारी बात खत्म हो गई थी। मेरा रूम जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है, समझ रहे हम्म। हैं। इसमें हम द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड कितना बड़ा रख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये समझिए। आप कहीं घर में कोई बांस का बहुत बड़ा टुकड़ा ले आए और आपको रूम में रखना है। हाँ। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन बी केप्ट इन द रूम। इस रूम के अंदर लॉन्गेस्ट रॉड जो इसमें रख सकते, मैंने अभी अभी बताया, लंबाई में रखेंगे तो 12 मीटर ही आएगा, जी। चौड़ाई में रखेंगे तो 8 ही मीटर के बाद 8 बाहर मीटर निकल आएगा। जाएगा, ऊंचाई में रखेंगे सीधा खड़ा करके तो 10 ही मीटर आएगा। तो इसका हम्म। मतलब हम इस कॉर्नर से शुरू करें उस कॉर्नर तक जाएं, और ये डायगोनल होता है। डायगोनल इज द लॉन्गेस्ट लेंथ जो रूम में है।
और डायगोनल कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, अभी अभी फॉर्मूला दे सकते हैं आपको। ये अब एल बी एच अलग अलग है, तो इसका फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। स्क्वायर में क्या था, √3 × a हुआ था, करेक्ट है। हम्म। अब यहाँ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है कब, जब वो रूम क्यूबॉइड के शेप में हो, मतलब वो रेक्टेंगल जैसा हो। एल स्क्वायर 144 आया, 8 का स्क्वायर 64 आया, 10 का स्क्वायर 100 आया। सबको जोड़ दीजिए और स्क्वायर रूट ले लीजिए। तीन सौ आठ का स्क्वायर रूट लेंगे, ये 12 से भी बड़ा होगा, 8 से भी बड़ा होगा और 10 से भी बड़ा होगा। समझ रहे हैं, जी अभी थोड़ा समझ आया। क्योंकि ये पिक्चर जो है कैसा है, क्यूबॉइड के शेप में है, तो इसीलिए इसमें वो √3 × 1 साइड वाला फार्मूला नहीं लगा पाए हम। और अगर मैं 308 का स्क्वायर रूट निकालता हूं, ये 17.5, इसका मतलब 17.5 मीटर लॉड ले आइएगा, आप इसमें रख सकते हैं। ये देखिए लंबाई से भी बड़ा हो गया, चौड़ाई तो बड़ा है ही, ऑफ कोर्स 10 से बड़ा है, क्योंकि आपने डायगोनली रखा है। अब मैं इसका डायग्राम बना के आपको दे रहा हूं कि ये तस्वीर कैसी है। हम्म। ये रेक्टेंगल के ऊपर एक दूसरा रेक्टेंगल, समझ रहे हैं। जी। अब ऐसी तस्वीर में क्या हो रहा है, सब कुछ तो बेसिक वही रहेगा, लेकिन यहाँ एल बी एच डिफर कर रहा है। तो ये एक्वेरियम जैसा या साबुन जैसा दिखेगा। अब इसमें ये एल है, ये बी है, और ये क्या है, फिर ये एच। फिर ये भी एल हुआ, ये बी हुआ, और ये एच हुआ, हम्म। ऐसे ये एच हुआ। इस तरह से इसमें आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसमें वो रॉड की बात कर रहा हूं, तो मैं लंबाई में रखूंगा तो इतना ही बड़ा रह पाएगा, चौड़ाई में घुसाने की कोशिश किया इतना ही बड़ा आएगा, ऊंचाई में करूंगा सीधा खड़ा तो 10 ही मीटर आएगा। मैं अगर इस कोने से शुरू करूं और इस कोने तक पहुंचा दूं, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डायगोनल। और वही कैलकुलेट हो जाता है 17.5 मीटर, जो कई टाइम्स बड़ा हो गया इस सबसे, 12/8 से तो बहुत बड़ा है। तो जब भी ऐसा पूछे कि लॉन्गेस्ट रॉड कितना बड़ा किसी रूम में रख सकते हैं, आप उसका क्या कैलकुलेट करेंगे, बोलते कुछ नहीं हो। एल बी एच तीनों कैलकुलेट करना पड़ेगा ना सर। नहीं, क्या बेसिकली क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, डायगोनल कैलकुलेट करोगे, डायगोनल कैलकुलेट। एक वर्ड में बोलो, डायगोनल कैलकुलेट करोगे। यही फिगर की बात किया हूं। हमने कहा बेसिक सब कुछ वही रहता है, यहाँ मैं इसको ब्रेकअप करके दिखा रहा हूँ कि कैसे उससे डिफरेंट है ये। इसमें कितने सरफेस हैं बाबू, 1 2 3 6। इसमें भी सरफेस 6 हैं, लेकिन दो दो एक जैसे हैं। हम्म। और वर्टिसेज फिर से 8 ही है, और एजेज फिर से 12 ही है। अब सवाल कहता है कि एल जो है इसका 12 cm है मान लीजिए, और बी है 6 cm या 10 cm, और एच है 8 cm। ऐसा बक्सा आपने बनाया, बक्सा तो अक्सर देखते होंगे इसी शेप में होता है। हम्म। इसमें ये एल है, ये बी है, और ये एच है।
अब इस बक्से में दो सरफेसेज एक जैसे हैं, दो सरफेसेज फिर एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, टॉप और बॉटम एक जैसे हैं, और ये जो मेरे सामने रेक्टेंगल रेक्टेंगल सा दिख रहा है वो एक जैसा है। इसीलिए इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा बच्चे? स्क्वायर जो क्यूब था स्क्वायर। उसकी तरह नहीं निकलेगा। तो लेंथ है तो विड्थ, ये कौन सा एरिया आ गया? टॉप और बॉटम आ गया, हम्म। ट्वाइस कर दिया, प्लस बी और एच, ये इधर का आ गया इधर का आ गया, और प्लस ये एल है और ये एच है। समझ आई बात? हम्म। लेकिन सब ट्वाइस ट्वाइस चल रहा है, ट्वाइस एल बी, ट्वाइस बी एच, ट्वाइस एल एच। हम्म। ये तो पूरा बंद होता। इसमें भी लेटरल आएगा, अगर फोर वॉल्स ही लिखते हैं तो क्या हट जाएगा? ऊपर और नीचे हट ऊपर जाएगा। नीचे। उस केस में कौन सा रहेगा? ये लास्ट वाले दो रहेंगे, ये गायब हो जाएगा एल बी वाला। हाँ। टॉप बॉटम गायब हो गया, मतलब एल हाँ। बी गायब हो गया, ट्वाइस तो रहेगा ही। बी इंटू एच रहा एक साइड वाला, और आगे पीछे वाला, सिर्फ यही रह जाएगा। अब इसको थोड़ा ठीक करिए तो टू और हाइट कॉमन दोनों में से ले सकते हैं, हम्म। तो हम्म। ब्रैकेट में एल प्लस बी बच गया। तो लेटरल सरफेस एरिया का असली फॉर्मूला तो यही हुआ। लेकिन इसको और भी मैनिपुलेट करके लोग लिखता है, ट्वाइस एल प्लस बी क्या होता है? टू टू इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। So you can also write this is equal to perimeter into height. This will give you lateral surface area. ओ। ये। तो ये सब चीज अगर पेरीमीटर के टर्म में दे देता है तो बच्चा कहता है यहाँ पेरीमीटर कहाँ से आ गया? ये तो हम्म। फॉर्मूले का ही पार्ट है जो हम पढ़े। टू एल प्लस बी इसमें से चुरा लिए, ये पेरीमीटर हो गया, और ये हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। सो आइदर यू राइट टू इंटू एच इंटू एल प्लस बी, और यू राइट पेरीमीटर इंटू हाइट, जो दिया हुआ है उस ढंग से आप करना। टू इंटू एच इंटू एल प्लस बी। ओके हाँ। और इसका भी वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम का मतलब कितना पानी इसमें एक्वेरियम में आ सकता है। ये एक्वेरियम ही है ना एक हिसाब से। सो हम्म। दैट इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट। मैंने पीछे भी लिखा बेस एरिया इंटू हाइट। जी। इसका बेस तो एल इंटू बी ही आ रहा है, और हाइट एच आ रहा है, तो क्या फॉर्मूला बन गया? एल इंटू बी इंटू एल एच। इंटू बी इंटू एच। तो जो पहले ए इंटू ए आ गया था, क्योंकि ऑल थ्री वर इक्वल, हमने ए क्यूब लिखा था वॉल्यूम के लिए, किस केस में? क्यूबॉइड क्यूब के केस में। अब मैं उसको एल इंटू बी इंटू एच लिख रहा हूं, बिकॉज ऑल थ्री आर डिफरेंट इन दिस केस। तो अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है ये कैसे जानिएगा आप? अगर एल बी एच डिफरेंट है तब तो ये क्यूबॉइड समझिएगा उसको। दिस इज ए स्पेशल नेम ऑफ, ये है क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट। और वो क्या था? वो मतलब वो क्यूब था। क्यूब और था वो ना। एक थ्री डी फिगर था, ये भी थ्री डी फिगर है। क्यूबॉइड में एल नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू एच हो सकता है ना। हम्म। इनमें से कोई भी एक डिफरेंट हो गया वो क्यूबॉइड बन जाएगा। चाहे दो सेम ही हो, एक डिफरेंट हुआ कि क्यूबॉइड बन जाएगा। दो सेम भी होगा, एक डिफरेंट हो तो क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। और भी पढ़ेगा क्या? नहीं, हो गया इतना।
बस इतना इतना शुरू किया, अभी तो किताब टच नहीं किया हूँ, खाली मैंने क्यूब क्यूबॉइड बेंच फर्स्ट एक्सरसाइज में एंट्री ली। चलते हैं मंडे को, फिर पढ़िएगा जल्दी से तो पढ़ा देंगे। जी सर। स्कूल मंडे को खुल रहा है? जी। ठीक थैंक है। यू।